एमए का रिजल्ट आते ही जॉब हो गई। इस्लामाबाद से कुछ आगे एक खूबसूरत वादी के नजदीक मेरी तैनाती हुई थी। पिंडी से रवानगी के वक्त महकमा वालों को मुतला कर दिया था। वहां पहुंची तो अड्डे पर महकमा के चंद लोग मुझको खुश आमदीद के लिए आए हुए थे। मेरा सामान उठवाया और रहाइश गाह ले आए। मेरी रिहाइश का बंदोबस्त भी महकमे की तरफ से था। ये क्यामगाह दफ्तर से ज्यादा दूर न थी। छोटी सी कॉलोनी में एक ही बुर्जा के चंद रिहायशी यूनिट बने हुए थे जो महकमे के मुलाजमीन के लिए थे। एक मुलाजमा का भी इंतजाम हो गया जिसकी मदद से सामान रखने में आसानी हो गई। उसने सूटकेस से मेरे मलबूसात निकाल कर अलमारी में लगाए और किचन की सफाई वगैरह कर दी। मैंने सामान की लिस्ट चौकीदार को दे दी। वो किचन का जरूरी सामान ले आया। ये सब काम करवा कर मैं इत्मीनान से सो गई। घर फर्निश था, इसलिए उसको ज्यादा तरतीब देने में मुझे मुश्किल नहीं हुई। सिर्फ पर्दे मौजूद ना थे जो शाम ही को चौकीदार ले आया और लगा दिए। दूसरे रोज 8 बजे ऑफिस की गाड़ी लेने आ गई। दफ्तर भी नया बना हुआ और शानदार था। मुझे जो कमरा दिया गया उसमें मेरी नशिस्त के अलावा एक और मेज कुर्सी भी थी। गोया मेरे साथ इस कमरे में कोई दूसरा भी शरीक था, मगर वो इस वक्त मौजूद ना था। उसकी कुर्सी खाली थी। कमरे में दो अलमारियां थी, एक मेरी जानिब और दूसरी मेरी कोलीग की मेज की कुर्सी की तरफ। कमरे में दो अलमारियां थी, एक मेरी जानिब और दूसरी मेरी कोलीग की मेज कुर्सी की तरफ दीवार के साथ रखी हुई थी। ये कमरा कैबिन नुमा था और सामने के रुख पर दीवार की जगह बड़ी सी ग्लास विंडो थी जिसे बाहर हाल में देखा जा सकता था। गोया मेरी सीट उन लोगों से ज्यादा अहम थी जो हॉल कमरे में बैठकर काम करते थे। मैं ऑफिसर मुनज्जिम साहब की मावन के तौर पर तैनात हुई थी। मैंने कमरे का जायजा लिया। अलमारियों में कुछ फाइलें मौजूद थी और बोसीदा कागजात के बंडल भी। दूसरी अलमारी के सबसे निचले खाने में स्टेशनरी का सामान और एक बैग पड़ा हुआ था। मैंने अजराही तजस्सुस खोल कर देखा। उसमें मर्दाना कपड़ों का एक जोड़ा, शेविंग बॉक्स, दो किताबें और एक लिफाफे में दो तस्वीरें थी। ये किसी 20-25 साल नौजवान के फोटोज थे। सूरत दिल को मोह लेने वाली थी। सोचने लगी ये सामान अलमारी में किसका हो सकता है। इतने में पियोन चाय लेकर आया। मैंने पूछा, लाला जी ये सामान किसका है जो अलमारी में रखा है। मुनज्जिम साहब का है। पहले साथ ले जा रहे थे, फिर कुछ सोच कर अलमारी में रख दिया। मुनज्जिम साहब? जी हाँ, वो यहाँ बैठते हैं। उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। क्या आज छुट्टी पर हैं? जी 2 दिन की छुट्टी गए हैं। जब आपके आने की इत्तला मिली वो यहाँ ही थे। उसी शाम घर चले गए। लाला की बात सुनकर सोचने लगी कि मेरी आमद की इत्तला मिलते ही छुट्टी चला गया। अजीब बात है। खुदा करे कोई अच्छा आदमी हो। हाफ टाइम में बड़े साहब ने बुलाया। कोई परेशानी तो नहीं? मुनज्जिम साहब आपको काम समझा देंगे। दरअसल वो इमरजेंसी छुट्टी पर गए हैं। वो अच्छे आदमी हैं। फिर भी कोई परेशानी हो तो आपकी नशिस्त हाल में लगवा देंगे। मुझे कोई परेशानी नहीं है सर। मैंने ये इसलिए कहा कि हाल कमरे में इतने लोगों के दरमियान बैठने से तो इधर ही बैठना भला था। कमरे में सुकून था। 2 दिन बाद मुनस्सिब साहब तशरीफ ले आए। आते ही सलाम किया और अपनी कुर्सी पर बुर्जमान हो गए। सलाम के सिवा कोई बात ना की। मुझको ये शख्स मगरूर सा लगा। अंदाजा हो गया कि वो अपने काम से काम रखने वाला है। पहले दिन तो बोरियत में गुजर गया। उन्होंने चंद फाइलें दे दी और उनकी फहरिस्त बनाकर नंबर लगा दिए और अलमारी में तरतीब से रखती जाइए। 2-4 दिनों बाद अंदाजा हुआ ये नेक तबीयत आदमी है। बड़ी धीरे से बात करता है और जो काम मेरी समझ में ना आता तवज्जो और तरीके से समझा देता। वो जिस तरह कहता उसी तरह सर झुकाकर अपना काम करती रहती, यहाँ तक कि छुट्टी का वक्त हो जाता। उन दिनों मुनज्जिम साहब मुझसे दफ्तर का रिकॉर्ड दुरुस्त करवा रहे थे। जब फाइल ओके हो जाती तो नंबर डालकर इसको अलमारी में रखवा देते। मैं बाहर का खाना नहीं खाती थी। मुलाजमा घर से पका कर भिजवाती तो मैं इसरार करके मुनज्जिम साहब को शरीक करना चाहती। कभी वो चंद लुकमे मेरी खुशी की खातिर ले लेते, वरना माजरत कर लेते। ताहम इस तरह हमारे दरमियान से अजनबियत की दीवार हट गई और अपनायत का थोड़ा सा एहसास पैदा हो गया। वो फितरतन कमगो था, सादा मगर हसास दिल का मालिक, दूसरों का ख्याल रखने वाला, मुश्किल घड़ी में भी सभी का अपना मगर सभी से अलग थलग भी। मुनज़्ज़िम बहुत ज्यादा खूबसूरत न था, मगर चेहरे पर एक ऐसी मर्दाना वजाहत थी जो दूसरों के दिलों को मोह लेती थी। जब वो ठहर ठहर कर समझाने वाले लहजे में बात करता तो बहुत अच्छा लगता। वो एक अच्छे ऑफिसर की तरह मुझसे पेश आता, कुछ रोब भी रहता और कुछ सहूलत और अपनायत भी, मगर उसके रवैये से महसूस ना होता कि वो ऑफिसर है। मैं अपना कोई मसला बताती तो वो झट हल निकाल देता, मेरी हुस्न कारकर्दगी के लिए पूरी मदद करता और जो काम मुझे मुश्किल लगता खुद कर लेता था, जिससे पता चलता था कि वो एक सच्चा मददगार और इंतहाई मुखलिस इंसान है। रफ्ता रफ्ता वो मेरे दिलो दिमाग पर छाने लगा। एक वक्त ऐसा आया कि मैं उसकी कोई बात नहीं टाल सकती थी।
اس نے کہا کہ عورت کے لیے ابایا اچھا ہے۔ میں ابایا اور اسکارف لینے لگی، حالانکہ پہلے میں پردہ نہ کرتی تھی، شوق اور فیشن والے لباس پہنتی تھی، مگر پھر منظم کی سادگی کو دیکھ کر میں بھی سادہ لباس پہننے لگی۔ اس نے مجھے تلاوت کی تلقین کی اور نماز کی ہدایت کی، تو میں نے بھی یہی وتیرہ اپنا لیا۔ صبح سویرے تلاوت کرتی اور نماز بھی باقاعدگی سے پڑھنے لگی۔ اس کا کہا میرے لیے جیسے حکم کا درجہ رکھتا ہو۔ میں اس کی ہر اچھی بات کا اثر لیتی اور عمل کرتی۔ اب میرے دل سے اپنے منگیتر کا خیال جاتا رہا۔ آفس ٹائم کے بعد وہ چائے کے لیے ساتھ چلنے کی فرمائش کرتا تو میں اس کے ساتھ چل پڑتی۔ پھر ہم اکٹھے وادی کی سیر کو جانے لگے، کبھی چشمے کنارے، کبھی دامنے کوہ میں۔ اس کا ساتھ کیا ملا، گویا مجھ کو دنیا کا خزانہ مل گیا۔ یہ ہمارا معمول ہو گیا کہ شام کی چائے ساتھ پینے ہم دامنے کوہ کی طرف نکل جاتے۔ اکٹھے چائے پینے کا جو لطف تھا، اس کے بدلے دنیا کی ہر خوشی میرے لیے کم تھی۔ گرمیوں کی دوپہروں اور ساون کی ٹھنڈی رتوں میں خنک ہواؤں کے جھکڑ اور موتیوں جیسی گرتی بوندا باندی، گویا یہ قدرت کے وہ خزانے تھے کہ جن سے ہم اکٹھے اپنے دلوں کے دامن بھرتے تھے اور خود کو خوش نصیب جانتے تھے۔ وہ تعریف کرنے میں بہت کنجوس تھا، بالکل بھی تعریف نہیں کرتا تھا، تاہم اس کے انداز بتاتے تھے کہ وہ مجھے قابل تعریف سمجھتا ہے، کیونکہ میں اس کے دلی جھکاؤ کو محسوس کر سکتی تھی۔ ہمیں ساتھ دیکھ کر دفتر والے شیم گوئیاں کرنے لگے اور کچھ تو حسد کی آگ میں بھی جل اٹھے۔ اس کے دوست بھی اس کو چھیڑنے اور تنگ کرنے پر آ گئے۔ دفتر میں ساتھ کام کرنے والوں میں ایک نفیس نام کا شخص ہم سے بہت جیلس تھا، اور دوسرا نعیم تھا جس کی آنکھوں سے عیاری ٹپکتی تھی۔ اس نے 2-4 بار میری طرف ہاتھ بڑھایا، مگر میں نے اس کو بالکل بھی لفٹ نہ دی۔ اس وجہ سے وہ اور زیادہ حسد کی آگ میں جل اٹھا تھا۔ اسی کوشش میں لگا رہتا تھا کہ اسے کوئی اور موقع ملے تو ہم کو خوار کرے۔ چونکہ ہمارے درمیان کوئی غلط تعلق نہ تھا، لہٰذا منظم کے ساتھ سیر کو جانے پر مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا تھا، اور نہ ہی میں ان غیر متعلق لوگوں کے آگے اپنے کسی عمل کے لیے جواب دہ تھی۔ تبھی ان بدخواہوں نے میرے گھر خط لکھ دیا کہ میں اپنے آفیسر کے ساتھ گھومتی پھرتی ہوں اور غلط رنگ میں رنگنے جا رہی ہوں۔ انہوں نے یہ بھی میرے والدین کو لکھا کہ ہم آپ کی عزت بچانا چاہتے ہیں، آپ کے خیر خواہ ہیں، لہٰذا بر وقت ہوشیار کر رہے ہیں تاکہ آپ کو پچھتانا نہ پڑے۔ ان بدخواہوں نے غلط الزام لگا کر ہم پر خوب کیچڑ اچھالا، مگر ہمارے دیگر کولیگ ان کی باتوں میں نہ آئے۔ اس قسم کی ان حرکتوں سے ہم کو کافی پریشانی تو ہوئی۔ یہ جون کے ماہ کا ذکر ہے، منظم کو ٹور پر جانا تھا۔ ہمارا ڈرائیور بڑے صاحب کے ساتھ جا رہا تھا اور دوسرا ڈرائیور چھٹی پر تھا۔ منظم نے کہا میں خود ڈرائیو کر لوں گا، مجھ سے کہا کہ تم بھی چلو، اس سروے میں تمہارا جانا بنتا ہے۔ ہم اس گاؤں روانہ ہو گئے جہاں کا سروے مطلوب تھا۔ واپسی پر میں بھی اس کار میں منظم کے ساتھ ہی بیٹھی، کیونکہ ہمارے 2 کولیگ صاحب کے ساتھ جیپ میں تھے۔ ان کی جیپ آگے نکل گئی اور ہم ایک پرفضا مقام پر چشمہ کے پاس ٹھہر گئے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ کار سڑک کی سائڈ پر کھڑی کر کے میں اور منظم تھوڑا سا نشیب میں اتر گئے تاکہ کسی اچھی جگہ چائے پی لیں۔ 1-2 بار ایسی ناہموار جگہ آ گئی کہ اس نے پہلی بار میرا ہاتھ پکڑ کر وہ جگہ پار کروائی۔ سامنے چھوٹا سا ہرا بھرا خطہ تھا جہاں پتھر بکھرے تھے۔ ہم دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ میں نے کپوں میں چائے ڈالی، منظم نے پانی کی بوتل مانگی، بیگ سے بوتل نکال رہی تھی کہ ایک جانب سے آہٹ سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا تو 2 آدمی ہماری طرف آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی۔ وہ آگے ہی آگے بڑھتے آ رہے تھے۔ ایک نے مجھ سے ڈٹائی کے ساتھ بےہودہ مطالبہ کیا۔ منظم نے سختی سے ان کو روکا اور میری جانب کوئی غلط قدم بڑھانے سے منع کیا، مگر وہ تو جیسے میری بربادی کا ہی ٹھان کر آئے تھے۔ ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک نے منظم کو اپنے بازوؤں کے زور پر جکڑنا چاہا، جبکہ دوسرے نے آگے بڑھ کر میری کلائیاں پکڑ لی۔ میں خوف سے پیلی پڑ گئی اور منظم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے پوری قوت سے اس شخص کو دھکا دیا اور اس کے ہاتھ سے ڈنڈا چھین کر دور پھینک دیا۔ تب اس آدمی نے خنجر نکال لیا۔ منظم کو اپنی جیب سے پستول نکالنا پڑا۔ منظم جب ٹور پر ہوتا تو وہ اپنے ساتھ لائسنس یافتہ پستول رکھتا تھا، کیونکہ سروے کے دوران کبھی کبھار ہماری گاڑیوں کو سنسان رستوں سے بھی گزرنا پڑتا تھا۔ اس آدمی نے دیکھا کہ مد مقابل کے پاس اپنے دفاع کے لیے ہتھیار ہے۔ اس نے ساتھی کو آواز دی، پیچھے مڑ کر دیکھو۔ اس نے میری کلائیاں مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی اور میں خود کو چھڑانے کے لیے زور لگا رہی تھی۔ تبھی پستول دے کر اس نے مجھے ایسے دھکا دیا، میں پتھروں بھری زمین پر گر گئی۔ یہ دیکھ کر منظم نے ہوا میں فائر کیا۔ ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ پستول بھرا ہوا ہے، تبھی وہ مقابلہ کرنے کے بجائے بھاگ کھڑے ہوئے۔ سچ شکر انہوں نے گاڑی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ توبہ کی کہ آئندہ سڑک سے جنگل کی طرف نہ جائیں گے، خاص طور پر جب گارڈ ساتھ نہ ہو۔ وہ ڈاکو نہ لگتے تھے۔ کئی دنوں تک سوچا کہ آخر کون تھے، اچانک کہاں سے آ گئے۔ یہ اتفاق تھا یا کہ وہ ہمارا پیچھا کر رہے تھے؟
एक रोज हमारे एक कोलीग ने चुपके से मुनज्जिम के कान में ये बात डाल दी कि उसने नईम और नफीस को फोन पर किसी से ये कहते सुना है कि फलां दिन गुल और मुनज्जिम का पीछा करना। हम अभी वाकयात की कड़ियां मिला रहे थे कि इन बेवकूफों ने मेरे घर खत लिख दिया। तुम्हारी लड़की अकेली अपनी ऑफिसर के साथ सर्वे के बहाने दूर अफ्तादा जगह जाती है, ये जंगलों में पिकनिक मनाते हैं, अपनी इज्जत की खबर लो। ये खत मिलते ही भाई को लेकर वालदा आ गई, मुझे खत दिखाया और कहा, बस अब ये नौकरी नहीं करनी, घर चलो, हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं। जब तुम्हारे दफ्तर का कोई आदमी ऐसा खत लिख रहा है तो जरूर कुछ मसला बन सकता है। खुदा वो वक्त न लाए जो हमारी इज्जत पर हर्फ आए। बेहतर है कि वक्त पर इज्जत से अपने घर की हो जाओ। तुम्हारी खाला शादी की तारीख भी मांग रही हैं। मैं हरगिज मुलाजमत छोड़कर जाना ना चाहती थी, मगर बड़े भाई साथ थे, लिहाजा इनकार न कर सके। बड़े साहब से भाई ने कहा, हम शादाब गुल की शादी करना चाहते हैं, लिहाजा एक माह की रुख्सत चाहिए। रुख्सत मिल गई। अम्मी और भाई मुझको घर ले आए। घर आकर चैन न था, मुनज्जिम की याद आती थी, बहुत दुख था। उससे सही तरह से बात भी न कर सकती थी। इस वाक़े के बाद से पल पर डलने लगी थी। हर वक्त आंखों के सामने उस रोज के खौफनाक वाक़े का नक्शा घूमता रहता। सोचती थी अगर उस रोज मुनज्जिम ने बहादुरी से काम ना लिया होता तो न जाने क्या हो जाता। इसके बाद से तो उसकी कदरों मंजिलत और भी मेरी नजरों में ज्यादा हो गई थी। ऐ काश अगर वो मुझसे एक बार भी लफ्जों में इजहार मोहब्बत कर देता तो मैं अपनी मंगनी का बंधन तोड़ देती और मुलाजमत भी ना छोड़नी पड़ती। कभी सोचती थी कि जिसने जान पर खेल कर मेरी हिफाजत की और मैंने उससे वफा न की। मेरी अपनी मंगेतर से शादी हो गई। शादी के बाद मुझे मुलाजमत छोड़नी ही थी। इस्तीफा देना पड़ा। आखिरी बार मुनज्जिम से कोई बात की और ना खुदा हाफिज कर सकी। इसको शादी में भी कैसे बुलाती, जो मेरे दिल का हाल था उसके दिल का भी वही हाल था। वाकया तो हमारे महकमे के उन्हीं लफंगे लोगों का था जिसकी वजह से मेरा दिल खौफजदा हुआ और मैं तड़पती से सकती मुनज्जिम को छोड़कर घर वालों के साथ जाने पर राजी हो गई थी। मैंने अम्मी को बताया कि मुनज्जिम ने जान पर खेलकर मेरी इज्जत को बचाया है, तब वो इससे मिलने गई। अम्मी कमरे में उससे बातें कर रही थी। मैं समझ रही थी कि उसका शुक्रिया अदा कर रही हैं। उन्होंने शुक्रिया तो अदा किया, मगर ये भी कहा कि मेरी बेटी की मंगनी उसकी अपनी पसंद से हुई है, तुम उस धोखे में मत रहना, ये किसी और की अमानत है। हमने शादी की तारीख रख दी है, इसलिए मेरी बेटी ने इस्तीफा दे दिया है। मैं समझी कि मेरी माँ मुनज्जिम की एहसान मंद है, इसलिए अच्छे मूड में उसके साथ बातें की हैं। क्या जानती थी वो तो मेरी आरज़ुओं के चमन को जड़ों से काट रही हैं। शादी से पहले मैं थोड़ी देर ऑफिस गई थी, सबसे मिलने, मुनज्जिम से भी मिली। उसने कहा, मैं एक ख्वाब देख रहा था, तुमने तो अपनी मंगनी का ना बताया। अच्छा हुआ तुम्हारी माँ ने बता दिया और वक्त पर मेरी आंखें खुल गईं, वरना मैं न जाने कितने बरस धोखे में रहता। जिस रोज हमने जाना था वो एक दिन पहले ही चला गया। बाद में हमको पता चला कि वो इस्तीफा दे गया है। वो क्या गया, मेरे दिल की सारी खुशियां ले गया। उसके आखिरी लफ्ज मेरे दिमाग में गूंजते तो रातों की नींद उड़ जाती और मैं माँ से लिपट कर खूब रोती थी। आखिरी रोज उसकी उदास सूरत तो जैसे मेरी निगाहों में बस गई थी, आंखों और जहन से हटती ही न थी। इस वाक़े के बाद मेरी शादी हो गई। घरेलू जिम्मेदारियों ने जकड़ लिया, ना रोने की फुर्सत रही और ना हंसने की। जिंदगी तो बसर कर ही ली। एक बात का आज भी अफसोस है, ऐ काश मैं उसको अपनी मंगनी का बता देती, या फिर वो ही मुझसे मुझे बता देता कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, तो मैं मंगनी खत्म करा लेती और यूं कभी अफसोस ना रहता।